तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी कायदे से हैरान करने वाली है। और हैरान करने वाली इसलिए नहीं कि ऐसी घटना घटी, हैरान करने वाली इसलिए है कि साल 2024 में ऐसी घटना घटी। जब से क्राइम तक चैनल शुरू हुआ उसी का देखा देखी कई लोगों ने फिर कॉपी किया। मैंने खुद उन्हीं को देख के फिर चैनल शुरू किया। आज आप लोग का प्यार बखूबी मिल रहा है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे भी अलग अलग लोगों ने अपना चैनल खोला। उनका उद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन जिस भी आदमी ने चैनल को देखा, किसी भी चैनल पे उसने क्राइम की कहानी सुनी, तो इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है कि चाहे जैसी घटना हो आदमी जागरूक ज़रूर होता है। अब अलग अलग न जाने कितने लोग हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये तमाम चीज़ें लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। लेकिन इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी अगर ये खबर आए कि साल 2024 में कोई तंत्र मंत्र और भूत प्रेत या फिर गड़े खजाने के चक्कर में अपनी जान दे दे या फिर अपनी आबरू दे दे या फिर अपनी दौलत को गंवा दे, तो बड़ी हैरानी होती है। कितना साल 2024 में भी लोग परेशान हैं गड़े खजाने, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के चक्कर में। अब ऐसा किस लिए कह रहा हूँ और क्यों कहा कि जागरूकता फैलाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अब आपको बताता हूँ और एक कहानी आपको सुनाता हूँ। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है कर्नाटक से। कर्नाटक एक बेहद मशहूर शहर है बेंगलुरु। इसी बेंगलुरु से अगर आप 70 किलोमीटर और चले जाइए तो एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है टुमकुरू ज़िला। इसी टुमकुरू ज़िले का जो आउटर साइड है वहीं पे एक गांव है जिसका नाम है कोरा गांव। मैं बात कर रहा हूँ 22 तारीख की, 22 मार्च साल 2024, यानी इसी साल के इसी महीने की चंद दिन पहले की बात है। एक झील है इसी कोरा गांव के पास जिसे कहते हैं कुचंगी झील, कुचंगी लेक। इसी झील के पास कुछ लोग फिशिंग करने जाते हैं। अब फिशिंग करने जाते हैं, झील के पास उतरते हैं। जैसे ही कुछ लोग अपने कांटे को और अपने नेट को उस झील में फेंकते हैं तो उनका नेट और कांटा किसी चीज़ में जाके उलझ जाता है। अब जब उलझ गया तो फिर उन्होंने सोचा कि जाके देखे क्या है। उन्होंने फिर नीचे छलांग लगाया। पानी में जब तल में जाते हैं एकदम गहराई में तो वहाँ पे देखते हैं कि एक कार पड़ी हुई है। अब एक झील, उसके अंदर कार, कायदे से जो 2 अक्टूबर वाली कहानी थी दृश्यम, सेम वही फीलिंग आ रही थी। फ़ौरन वो लोग बाहर आते हैं। आने के बाद पुलिस को इत्तला करते हैं कि साहब यहाँ पे एक कार पड़ी है। बहुत बारीकी से तो नहीं देख पाए क्योंकि पानी गंदा था, लेकिन हाँ कार है ज़रूर। अब कार की सूचना पुलिस वालों को मिली। उन्हें लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या मामला है। उसके बाद वो फिर कार के पास जाते हैं, क्रेन मंगाते हैं, तमाम गोताखोरों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके वो कार निकाली जाती है। अब कार मिलने की सूचना तक तो ठीक था, लेकिन जब कार निकाल ली जाती है तो यहीं से फिर पुलिस वालों के भी होश खराब होते हैं। क्योंकि जो कार थी पहले तो वो पूरी तरह जली हुई कार थी, यानी पूरी काली पड़ चुकी थी और जो पेंट वगैरह था सब अलग थलग। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, उस कार के अंदर 3 डेड बॉडीज़ थी, तीनों एकदम जल चुकी। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो देखने के बाद पहली हैरानी तो यही हुई कि अगर बॉडी जली हुई है और कार जली हुई है तो पानी में कैसे, और पानी में है तो जली हुई कैसे। अब दोनों, चूँकि आग में जलना और पानी डूबना दोनों अलग अलग मामले हैं, फिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। और साथ ही जो डेड बॉडीज़ मिली थी, 2 बॉडी उसकी डिग्गी में मिली थी, यानी बूट स्पेस में, और एक बॉडी जो थी वो पीछे वाली सीट पे मिली थी। बॉडी भी कोई ड्राइविंग सीट पे नहीं थी। नहीं तो यहाँ से भी ये माना जा सकता था कि कार में गलती से आग लग गई हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो ये बेचारे अपनी जान को बचाने के लिए झील की तरफ भागे हों, डायरेक्ट कार को उस झील में उतार दिया हो। यहाँ से ये भी थ्योरी फेल हो गई। यानी इस जाहिर सी बात है कि जो भी लोग मिले हैं उनको मार के जला के ही फेंका गया। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सोची और आसपास के लोगों को सूचना मिली तो आसपास के लोग भी हैरान, चूँकि ये मामला 3 लाशें, जली हुई कार, तीनों लाशें भी जली हुई, तो ट्रिपल मर्डर का ये मामला। पुलिस वालों ने सबसे पहले अब ये पता करना शुरू किया कि ये मरने वाले भाई कौन है। जब तक इनकी शिनाख्त नहीं होगी तब तक कातिल कौन है या फिर मोटिव क्या है ये तो बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने उस गाड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। क्योंकि जो लाशें थी वो तो 90% जल चुकी थी,
कईयों के तो कंकाल दिख रहे थे। तो देख के बता पाना तो नामुमकिन था कि ये कौन है। और ऐसी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे तैरा भी नहीं सकते कि एक जली हुई बॉडी हो जिसमें कुछ कंकाल दिख रहे हो। आप फेसबुक पे भी डालेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, फेसबुक का ऐसा सिस्टम है। इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाल सकते, आपको ब्लर करना पड़ेगा, और ब्लर कर दिया तो फिर पहचान कैसे? कोई क्लियर फेस था नहीं। पुलिस वालों ने सोचा कि चलो गाड़ी का ही कुछ जायज़ा लेते हैं भाई, यहीं से कुछ जानकारी मिल जाए। तो उन्होंने जब गाड़ी को चेक किया तो यहाँ भी परेशान, क्योंकि जो गाड़ी थी वो लगभग जल चुकी थी। नंबर प्लेट पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो भी पिघल गए थे। कुछ चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश की गाड़ी हो तो लखनऊ की हो तो यूपी 32 AJ, बस यहीं तक कर्नाटक की गाड़ी थी तो यहीं तक ही क्लियर था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ क्लियर ही नहीं था। अब गाड़ी के नंबर से मालिक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पुलिस वालों ने सोचा कि अगर पहुंच सकते हैं तो गाड़ी के ही माध्यम से पहुंच सकते हैं और कोई चारा ही नहीं है। तो फिर पुलिस वाले जाते हैं RTO ऑफिस और पता करते हैं कि इस मॉडल की कितनी कारें हैं इस पूरे इलाके में, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये जो मॉडल है ये इसी इलाके का है। उसके बाद RTO ऑफिस से जाते हैं और डिटेल निकालते हैं। इत्तेफाक से एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलती है कि इस नंबर की इतनी गाड़ियाँ इस पूरे इलाके में और इस पूरे ज़िले में जो टुमकुरू ज़िला है वहाँ पे मौजूद है। तो लगभग 25 से 30 गाड़ियों का एक ज़ीरो इन करने के बाद नंबर मिला। अब पुलिस वालों ने एक एक घर जाके कांटेक्ट करना शुरू किया। एक एक घर जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद कईयों के मालिक मिले, फिर ये फिल्टर किया गया कि किसके मालिक नहीं है। तो टोटल 25 में से 24 घर तक पुलिस जाती है और जाने के बाद जब पता करती है तो पता चलता है कि हाँ, हमारे जो गाड़ी है हमारे घर के सामने खड़ी है और जो मालिक हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो जब गाड़ी घर के सामने खड़ी है तो कोई डाउट नहीं। लेकिन जब 25वें घर पुलिस वाले जाते हैं तो जब इस घर पे पहुंचते हैं जो घर था इशहाक का, तब पता चलता है कि ये गाड़ी जो है कई दिनों से गायब है और जो इशहाक है वो भी गायब है, और लगभग 2 दिन हो गए, 20 तारीख से ही ये लोग गायब हैं। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी उसके बाद उन्हें कुछ अब डाउट हुआ कि गाड़ी इसी घर की है। उन्होंने तमाम चीज़ें और मैच करवाई। पता चला कि इशहाक जो है अपने 2 दोस्तों, जिनमें से एक का नाम था शाहुल हमीद और दूसरे का नाम था अब्दुल खादर, इन दोनों के साथ कहीं निकला था और इन्हीं दोनों के साथ आचा जाता था, और ये दोनों भी गायब हैं 20 तारीख से। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद परिवार को दबे कुचले स्वर में बताते हैं कि आपके घर के जो ये लोग थे उनकी ऐसे हाल में डेड बॉडी मिली है। अब बॉडी की सूचना जब परिवार वाले पाते हैं, बेचारे रोने पीटने लगते हैं। फ़ौरन पहुंचते हैं, बॉडी को क्लेम करते हैं, बॉडी लेके आते हैं। आने के बाद उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। साथ ही अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। परिवार वाले मुकदमा लिखवाते हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। तो तफ्तीश शुरू होती है अब कत्ल को लेके, किन तीनों का कत्ल हुआ है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी कि अगर लाश जली थी तो झील में कैसे, झील में है तो जली कैसे, और साथ ही ड्राइविंग सीट पे कोई गाड़ी भी नहीं। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कर ही रहे थे कि एक और बड़ी अजीब चीज़ बाद में पुलिस वालों ने नोटिस की। चाहे इशहाक हो, चाहे साहुल हो, चाहे अब्दुल खादर हो, इन तीनों का मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा था। पुलिस वालों ने सोचा कि हो सकता है झील में गिर गया हो, तो उन्होंने फिर गोताखोर वगैरह भी लगाए, पूरी झील की तलाशी ली। उन मोबाइल फ़ोन का कहीं कुछ अता पता ही नहीं चला। पुलिस वालों ने फिर परिवार वालों से नंबर लिया। नंबर लेने के बाद सोचा कि क्यों ना अब लोकेशन वगैरह ही ट्रैक की जाए। तो जब लोकेशन ट्रैक की गई तब पता चला कि तीनों फ़ोन कोरा गांव में आने के बाद एक साथ स्विच ऑफ हो गए और उसके बाद उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। अभी ये भी बड़ी हैरान करने वाली चीज़ कि 3 फ़ोन 3 आदमी एक साथ क्यों स्विच ऑफ करेंगे। अब तमाम तरह के सवाल थे, जवाब किसी के पास कोई नहीं, क्योंकि 3 फ़ोन अचानक से स्विच ऑफ हो जाना, तीनों की डेड बॉडी मिलना। परिवार वालों से पूछताछ हुई कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे थे, परिवार वालों ने भी कुछ नहीं बताया। पुलिस वाले ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब इनका बैकग्राउंड ही निकाल लेते हैं, जो कि बिना बैकग्राउंड जाने अब इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। तब पुलिस वालों ने बैकग्राउंड खंगाला इन तीनों का, और जब बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि जो इशहाक है वो लगभग 54 साल का है, जो साहुल हमीद है वो भी लगभग 40-45 साल का, और जो सबसे जवान था अब्दुल खादर वो 34 साल का है।
तीनों छोटे मोटे काम करते हैं। एक तो कहीं छोटी मोटी दुकान पे नौकरी करता था, जो शाहुल था एक शोरूम में जूते दिखाने का काम करता था, बाकी इशाक सेल्समैन था। साथ ही पार्ट टाइम में ये तीनों कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, बेहद छोटे पैमाने पे, यानी बहुत कम, कहीं विश्वा अगर बिकवाना हो तो बिकवा देते हैं और उसे में कुछ 10-20 हज़ार कमा लेते हैं। तो बस इसी पैमाने पे इनका काम था, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ पुलिस वालों को पता चली कि इस बीच इनका कोरा गांव बहुत आना जाना था। क्या करने आते थे, किससे मिलने आते थे, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोरा गांव आते ज़रूर थे। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने फिर पता करना शुरू किया कि किसके पास आते थे। तो जब पता किया तो पता कुछ क्लियर चल नहीं पाया। जब पता नहीं चल पाया तो उन्होंने कहा कि चलो अब इनकी कॉल डिटेलें खंगाल लेते हैं। तो जब तीनों की कॉल डिटेल, जो कि परिवार वाले अब मिल चुके थे, तो परिवार से जब नंबर हासिल किया और जब कॉल डिटेल निकाली, तो कॉल डिटेल निकालने के बाद उसी कोरा गांव के रहने वाले 2 राजू ब्रदर्स, यानी एक का नाम पट्टा राजू और दूसरे का नाम गंगा राजू, इन दोनों से इनके काफ़ी कांटेक्ट थे तो फिर कोरा गांव में बॉडी भी मिली। शक की सुई इन दोनों पे घूमी। अब इन दोनों पे जब शक की सुई घूमी तो पुलिस वाले फिर पट्टा राजू और गंगा राजू के पास आते हैं और आने के बाद इन्हें उठा लेते हैं। उठाने के बाद इनसे कहा कि एक बात बताओ, पहले तो ये तीनों तुमसे बहुत कांटेक्ट में थे, फिर अचानक से ये तीनों आते हैं और इनका फ़ोन तुम्हारे गांव में स्विच ऑफ हो गया, फिर इसी गांव में इनकी बॉडी मिल गई, तो आखिर माजरा क्या है? अब इनसे जब ये सवाल पूछे गए, चाहे पट्टा राजू हो चाहे गंगा राजू हो, तो इन्होंने तमाम तरह की अपनी कहानियाँ सुनाई कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अब इतनी मेहनत की थी तो यहाँ पे वो चूकती नहीं। उसने फिर अपना रवैया आजमाया, और जब पुलिस ने अपना रवैया आजमाया तब पट्टा राजू हो चाहे गंगा राजू हैं, ऐसी तोते की तरह बोलते हैं और एक ऐसी कहानी भी सुनाते हैं कि चाहे बोलना हो चाहे कहानी सुनाना, दोनों हैरान करने वाला मामला था। और यहीं से कहानी लगभग 1 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल जो गंगा राजू था वो कुछ पैसे को लेकर परेशान रहता था। इधर जो इशाक था वो भी पैसे को लेकर काफ़ी परेशान था। परेशान होने की वजह से लगातार ये अलग अलग शॉर्टकट अपनाता कि कहीं से कुछ पूजा पाठ हो जाए, कुछ पैसे वहाँ से मिल जाए, कहीं कोई कृपा तो नहीं रुकी, कहीं किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया, ग्रह दशा ठीक है कि नहीं ठीक है, ये तमाम चीज़ें करता रहता। और इधर जो गंगा राजू था वो भी पैसे को लेकर परेशान। तो फिर अंत में ऐसे ही परेशानी के दौर में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और दोनों एक दूसरे की आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। इशाक परेशान था कि कहीं कोई पैसे या फिर कोई ऊपरी बाधा ना हो, इस वजह से पैसे नहीं हो रहे हो। इधर गंगा राजू कोई शॉर्टकट चाह रहा था कि किसी से पैसे मिल जाए। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को लगता है कि एक दूसरे की ज़रूरत यही पूरी करेंगे। इशाक के पास थोड़े बहुत पैसे थे, लिहाजा जो गंगा राजू है एक जाल बुनता है। वो गुपचुप तरीके से इशाक तक खबर पहुंचवा देता है कि जो गंगा राजू है एक ऐसे दबे खजाने के बारे में जानता है जो राजा महाराजाओं के टाइम से दबा पड़ा है। निकालने के लिए वो मंत्र जानता है लेकिन वो निकालेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर श्राप है। लेकिन अगर वो किसी को बता दे तो फिर वो खजाना वो निकाल लेगा। अब ये चीज़ जब इशाक ने सुनी तो कायदे से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि चलो खजाना मिल गया। फ़ौरन वो भाग के जाता है गंगा राजू के पास, कहता है कि भाई तुम नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो। अब गंगा राजू इधर उधर की बातें घुमाने लगा, कहा कि नहीं, जब मैं नहीं निकाल सकता तो मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो इसी बीच इन दोनों के बीच अब कुछ डीलिंग होने लगती है और टोटल 6.5 लाख रुपए लेने के बाद गंगा राजू कहता है कि चलो ठीक है, मैं खजाना निकलवाने में मदद करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी अनुष्ठान करने हैं, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है। इशाक ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ। इसके बाद गंगा राजू आराम से अब उन पैसों पे ऐश कर रहा, अगर कोई खजाना हो तब तो निकाले। इधर इशाक लगातार परेशान, चक्कर पे चक्कर लगा रहा। टोटल 6 महीने तक लगातार गंगा राजू इशाक को दिलासा देता रहा। इशाक चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब 6-7 महीने गुजर गए, इधर फरवरी आ गया 2024 का, तब इशाक को लगा कि अब ये कुछ गड़बड़ मामला है। अगर खजाना वजाना होता तो निकल जाता, और एक छोड़ो खजाने का चक्कर, जो 6.5 लाख रुपए मैंने दिए अपना वो लो और दूसरे काम में लगाओ। अब ये कहने के बाद इशाक जब पहुंचता है गंगा राजू के पास और अपने पैसे मांगता है, तब गंगा राजू को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तब गंगा राजू ने कहा कि भाई पैसे तो भी नहीं दे पाऊँगा। इधर इशाक फिर अपने 2 दोस्त साहुल और अब्दुल खादर को भी लेके पहुंचा, कहा कि मुझे पैसे चाहिए। अब गंगा राजू फंस गया
पैसे वो देना नहीं चाह रहा था। तब उसने एक प्लान बनाया और फिर उसने अपनी पूरी कहानी में अपने भाई पट्टा राजू, मधुसूदन, नबीन, कृष्णा, गणेश, किरण और साइमन, टोटल 8 लोग ये होते हैं, इनको शामिल करता है। शामिल करने के बाद फिर एक प्लान बनता है कि पैसे तो देने नहीं है तो एक काम करते हैं, लोगों को ही निपटा देते हैं। प्लान के तहत 19 तारीख को ये बुलाता है और कहता है कि आ जाओ और कुछ पूजा अनुष्ठान करते हैं, जो खजाना है वो मिल जाएगा। खजाने के नाम पे फिर भी ये लोग लालची बन जाते हैं, फिर से भागते हैं तीनों, अपनी कार लेके पहुंचते हैं। और साथ ही जो गंगा राजू था उसने हिदायत दी थी, चाहे इशहाक हो, चाहे शाहुल हो, चाहे अब्दुल खादर हो, कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र मत कर देना, जिक्र कर दोगे तो फिर मेरी जो शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू से इशहाक ने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया था, इस लालच में कि एक दिन खजाना लेके जाऊंगा और सबको चौंका दूंगा। इस बार भी नहीं बताया। जब 19 तारीख को बुलाया गया, गंगा राजू बुलाता है, ये तीनों भाग के जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पे पट्टा राजू, मधुसूदन, नबीन, कृष्णा, गणेश, किरण, साइमन, ये तमाम लोग तैयार होने के बाद जैसे ही ये आता है, आने के बाद पहले तो कुछ देर इधर उधर बातें घुमाते हैं कि मान जाए चला जाए, लेकिन जब नहीं मानते ये तीनों, कहते हैं कि या तो पैसे दो या तो खजाना दो। फिर ये 8 लोग इन तीनों के ऊपर अटैक करते हैं। पहले तो बुरी तरीके से मारते हैं, मारने के बाद इनका फ़ोन छीनते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद गला घोट के इन तीनों का कत्ल करते हैं। और कत्ल करने के बाद चूँकि इन तीनों की जो मीटिंग हुई थी वो भी बेहद सुनसान जगह हुई थी, तो ये कत्ल करने के बाद जो लाशें थी उनको गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद झील की तरफ लेके जाते हैं। गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं, लाशें रखी हुई थी। उसके बाद जब गाड़ी लगभग जल जाती, रात का मामला, झील के पास एकदम सुनसान, कोई आने जाने वाला था नहीं। जब गाड़ी लगभग जल गई तो फिर जैसे तैसे करके धक्का देके उसे झील में फेंक देते हैं। फिसलते फिसलते गाड़ी एकदम तली में चली गई। उसके बाद ये तमाम लोग वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर अभी की बात करें तो पट्टा राजू और गंगा राजू पुलिस वालों की कस्टडी में है और ये तमाम बयान और इस केस का पूरा खुलासा वहाँ के जो SSP साहब हैं, अशोक केवी, उन्होंने किया है। बाकी अभी 6 लोग फरार हैं, उनकी तलाश जारी है, उम्मीद है जल्दी गिरफ्तार होंगे, लेकिन अभी तक पूरी कहानी यही थी। तो बड़ी हैरानी होती है कि साल 2024 में भी ऐसे पढ़े लिखे लोग, 55-54 साल जिसकी उम्र हो, जिसने तमाम दुनिया देखी, वो भी गड़े खजाने और तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो बड़ी हैरानी होती है। तो अब क्या ही बोले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, ऐसी चीज़ों से बचे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।